कंसिडर द नंबर्स 4 टू द पावर n, इस तरह के नंबर लेने हैं हमने, ठीक है, 4 टू द पावर n टाइप के, वेयर n इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन। तो 4 टू द पावर n, जैसे 4 टू द पावर 1 ये हो जाएगा 4, 4 टू द पावर 2 कितना आ जाएगा 16, ठीक है। ऐसे ही 4 क्यूब, 4 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 5। तो कहता है इस तरह के हमने नंबर्स लेने हैं और हमें ये पता करना है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। वो कह रहा है कि आप ये बताओ कभी किसी ऐसे नेचुरल नंबर के लिए n के लिए, जैसे 4 की पावर 1 कर दो या 2 कर दो, 3, 4, 5, ऐसी कोई एक ऐसी पावर हो सकती है कि 4 की पावर मैं वो वाला नंबर करूं तो हमें जो नंबर मिलेगा, जैसे मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ, 4 टू द पावर 2 को तो क्या आता है 16, तो लास्ट में डिजिट क्या आ गया 6 आ गया। 4 क्यूब अगर मैं करूँ तो कितना आ जाता है 64, तो लास्ट में डिजिट क्या आ गया 4 आ गया। तो इसी तरह से वो बोलता है कि कोई ऐसी पावर है 4 की, कोई ऐसी पावर है 4 की कि मेरे पास जो नंबर आए उसके एंड में 0 हो, लास्ट में डिजिट 0 आता हो। तो मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। देखो अब इसको कैसे करना है, सबसे पहले आप ये देखो कि नंबर्स विथ डिजिट 0 इन द एंड आर ऑफ द टाइप से 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, यही टाइप होगी उनकी, ठीक है। इस तरह के नंबर होंगे 10, 20, 30, 40, 50, कोई भी शुरू में कितने भी डिजिट्स लगा लो, लास्ट में एक ज़ीरो लगानी है, यही होगा। ओके, अब ऐसे नंबर्स जो हैं दीज आर ऑलवेज इवन नंबर्स, ये भी हमें पता है, ठीक है। जिसके एंड में 0 हो वो सारे इवन नंबर होते हैं। और हमें ये भी पता है कि ये सारे के सारे नंबर 5 से भी हमेशा डिवाइड होंगे, राइट, क्योंकि ये जितने भी नंबर्स हैं ये हमेशा 10 का मल्टीपल होते हैं और 10 जो है वो 5 से डिवाइड होता है, तो ये सारे नंबर 5 से डिवाइड होंगे ही होंगे। ये मैं इस एग्जांपल से थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 370। अब 370 को मैं लिख सकता हूँ 37 इंटू 10, राइट। 37 इंटू 10 का मतलब क्या हो गया 37 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि ये जो नंबर था जो 0 से एंड हो रहा था, मैं हमेशा उस नंबर को इस तरह से लिख सकता हूँ कि सम नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10, राइट। और 10 का मतलब क्या है 2 इंटू 5, तो यानी कि 2 और 5 हर उस नंबर के जिसके एंड में 0 होगी उसके 2 प्राइम फैक्टर्स होंगे ही होंगे, राइट। नाउ 2 एंड 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ सच नंबर्स, राइट। तो ऐसा कोई भी नंबर मैं ले लूँ जो 0 पे एंड होता हो, 2 और 5 ये ऐसे 2 प्राइम नंबर्स हैं जो हमेशा इनके फैक्टर्स होंगे, यानी कि हमेशा इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे। अब अगर 4 टू द पावर n किसी n के लिए 0 से एंड होती हो तो वो इन्हीं में से कोई एक होनी चाहिए, राइट। 0 से एंड होती हो तो यानी कि वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, राइट। नाउ 4 टू द पावर n अगर मैं लूँ और n क्या है मेरे पास एक नेचुरल नंबर, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 4 टू द पावर n को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 टू द पावर n, यानी कि 2 स्क्वायर टू द पावर n, यानी कि 2 टू द पावर 2n, ठीक है। ऊपर पावर्स ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में, तो 2 टू द पावर 2n हो गया। 2 टू द पावर 2n का मतलब क्या है कि ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 2n टाइम्स, राइट। अगर मैं 2n की वैल्यू मान लो 6 है, अगर ये 6 हो तो इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही मतलब होता है। 2 की पावर मैं कुछ भी ले लूँ, n मेरा नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू मान लो मैं 10 डाल देता हूँ, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 20, तो यानी कि 2 इंटू 2 20 टाइम्स 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरी वैल्यू आई 2 टू द पावर 2n,
इसमें सिर्फ एक ही प्राइम नंबर हो सकता है, वो हो सकता है 2, राइट। नाउ दिस इम्प्लाइज 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n। 2 सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है, सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर है इसका 2। लेकिन हमें क्या चाहिए था कि 2 और 5 दोनों अगर इसके प्राइम फैक्टर होंगे तो ही नंबर के एंड में 0 आ सकता है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, बट 5 इज नॉट इट्स प्राइम फैक्टर। तो हम यहाँ पे अब इसको कंक्लूड कर सकते हैं, हैंस देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर n for which 4 to the power n ends with digit 0. Find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method. तो देखो हमें HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 20 ये फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, बट जस्ट इन केस किसी को थोड़ा सा भी डाउट है कि ये नंबर्स क्या होते हैं, तो ये मैं क्विकली बता देता हूँ कि देखो HCF का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो 6 और 20 को डिवाइड करे वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर हो गया जो इन दोनों को डिवाइड करे। और LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। HCF इन दोनों को डिवाइड करेगा और LCM इन दोनों से डिवाइड होगा। ओके, अब यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले 6, तो 6 के आप प्राइम फैक्टर कर लो, अगर तो आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि मुझे 6 को मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। तो इसको देखो, सबसे पहले कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करता है, 2, तो 2 इंटू 3 इज 6, फिर उसके बाद ये 3 पे डिवाइड होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, तो 3 इंटू 1, तो जब 1 आ जाए तो हम इसको रोक देंगे। तो अब 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, राइट। अच्छा, इसी तरह से 20 को भी सबसे पहले देखो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा जो इसको डिवाइड करता है। ये इवन नंबर है तो 2 इसको डिवाइड करेगा, 2 क्योंकि 2 एक क्या है, प्राइम नंबर, तो यहाँ आ गया 10। ये फिर से 2 पे जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5। उसके बाद ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, तो ये 5 पे डिवाइड होगा तो यहाँ आ जाएगा 1। तो 20 को अब मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, यानी कि 6 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1, राइट। इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1, यही लिख सकता हूँ। अब देखो LCM और HCF निकालने का ना बड़ा आसान सा तरीका होता है। मैं इसको ना एक काम करता हूँ, मैं दोबारा लिखता हूँ, मैं इसको जस्ट इन केस आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो आप इसको ऐसे लिखो 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1, और इसको भी लिखो आप 2 टू द पावर 2। अब ये देखो कि इसमें 3 एक प्राइम फैक्टर है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें मैं इसको लिख सकता हूँ इंटू 3 टू द पावर 0, है ना। अब इसमें 5 एक फैक्टर है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 0। कोई हर्ज तो नहीं है ऐसे लिखने में, राइट। 3 टू द पावर 0 क्या है, 1, 5 टू द पावर 0 क्या है, 1, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ इसको दोबारा लिखता हूँ कि 6 मेरा हो गया 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 0, और 20 को मैंने लिख दिया 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 1। देखो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती, मैं जस्ट आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करना और आसान हो जाता है। अब जैसे हमें HCF निकालना है तो मैं यहाँ पे HCF लिखता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं डिफरेंट वे में आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो HCF क्या हो जाएगा, इन दोनों का वो वाला नंबर जिसकी पावर सबसे कम हो, तो वो हो गया 2 टू द पावर 1, ठीक है। फिर इन दोनों में 3 वाले में जो 3 प्राइम फैक्टर है उसमें सबसे कम पावर किसकी है, इसकी, यानी कि 3 टू द पावर 0, और इसमें सबसे कम पावर किसकी है, यानी कि 5 टू द पावर 0। तो ये कितना हो गया
2 इंटू 1 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 2, तो 2 इज़ द आंसर। तो बेसिकली हमने इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो निकालने हैं, इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं छोटी पावर वाले वो निकालने, तो वहाँ से मुझे HCF मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ LCM की। LCM में बड़ी पावर वाले निकालने हैं, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 1 तो हमने HCF के लिए ले लिया था, तो 2 टू द पावर 2 जो है वो LCM के लिए आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों में 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3 टू द पावर 1। 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 5 टू द पावर 1। तो ये कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 60। तो 2 and 60 इज़ द आंसर। Find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method. Hence find their LCM. देखो इसमें उसने एक चीज़ बड़ी स्पेसिफिकली मेंशन की है कि HCF तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करो और LCM फिर आप डायरेक्टली फाइंड आउट करो यूजिंग HCF। इसका मतलब ये है, ये कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको कि आपको 96 और 404 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। वो कैसे होती है? जैसे ये मेरे पास 96 है, तो 96 को सबसे पहले देखो कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करेगा? 2। तो ये कितना हो गया यहाँ पे? 48। फिर से ये इवन नंबर है तो 2 इसको डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 24। फिर से 2 पे जाएगा 12। फिर से 2 पे जाएगा 6। अगेन ये 2 पे डिवाइड होता है 3 और उसके बाद इसको सिर्फ नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 डिवाइड कर सकता है। तो 3 इंटू 1 इज़ 3, तो 1 आ गया तो हम इसको रोक देंगे। तो 96 को अब मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5। 2 जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है, तो यानी कि 2 टू द पावर 5 इंटू 3 आया सिर्फ एक बार, 3 टू द पावर 1। तो ये 96 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। ठीक है, अब 404 की भी कर लेते हैं। 404 तो ये सबसे पहले इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 202। फिर से 2 पे जाएगा 101 और उसके बाद 101 खुद ही एक प्राइम नंबर है तो ये किसी और पे डिवाइड ना होकर सिर्फ 101 पे डिवाइड होगा। 101 इंटू 1 इतना हो गया। तो 404 को अब मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, तो यानी कि 2 टू द पावर 2 इंटू ये हो गया 101 टू द पावर 1। अब जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप ऐसा करो इसको 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1। अब इसमें 3 प्राइम फैक्टर नहीं है लेकिन आप उसको भी इसमें लिखो। कैसे? 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 0 अगर मैं लिख दूँ इसमें, ठीक है, 3 टू द पावर 0 1 होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ चक्कर ये है मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इनके पेयर्स बनाना चाहता हूँ। 2 का आ गया, 3 का आ गया। अब यहाँ पे 101 की पावर 1 है, यहाँ नहीं है तो इसको मैं 101 की पावर 0 लिख सकता हूँ। जस्ट इन केस अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो इससे ज़्यादा आसान हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं होता, ये जस्ट मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? HCF। तो HCF ऑफ 96 एंड 404 वो क्या हो जाएगा? अब 2 जो इनका प्राइम फैक्टर है उसकी देखो दोनों में सबसे कम पावर कौन सी है, तो वो जाएगा 2 टू द पावर 2। ठीक है, 3 की सबसे कम पावर कौन सी है? 3 टू द पावर 0 वाली। ठीक है, तो 0 कम पावर है तो 3 टू द पावर 0 आ गया। 101 की पावर 101 टू द पावर 0। ठीक है, दूसरी तरह से आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, जस्ट इन केस आपको ऐसे नहीं करना। जो फैक्टर्स तो दोनों में अवेलेबल हैं उसकी सबसे छोटी पावर ले लो, जो दोनों में नहीं है उसको इग्नोर कर दो। इसका बेसिकली मतलब यही है। 3 दोनों में नहीं है, 3 छोड़ दो। 101 दोनों में नहीं है, 101 छोड़ दो। तो ये कितना हो गया? 4 इंटू 1 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 4 इज़ द आंसर। अब LCM निकालने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही करें अगर मेरे पास HCF ऑलरेडी हो। क्यों? कोई भी 2 नंबर्स, सिर्फ 2 नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी 2 नंबर्स का HCF और LCM अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यानी कि ये 96 इंटू 404 के बराबर होगा। HCF और LCM का प्रोडक्ट हमेशा दोनों नंबर्स के अपने प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से LCM मेरा कितना हो जाएगा? 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय HCF। HCF इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और वो कितना है? 4। तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 9696 इज़ द
आंसर। ये अगर आप ऐसे भी चेक करके देखोगे यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के हिसाब से, तब भी आपका आंसर इतना ही आएगा। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जैसे 6 है तो इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, तो ये 2 × 3 ये हो जाएगा। इसी तरह से 72 जो है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो 6 की तो आसान थी, 72 के लिए आप क्या करोगे, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो 72 को देखो सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखो। तो ये इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 प्राइम नंबर है तो यहाँ आ गया 36। फिर ये इवन नंबर है, फिर से 2 पे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे 18। फिर से 2 पे जाएगा 9। अब ये ऑड नंबर है तो 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 वो इसको डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। और फिर से 3 × 1 = 3, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई, 2 कितनी बार आया, 1 2 और 3 बार, तो यानी कि 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितनी बार आया, 2 टाइम्स, तो 3 to the power 2। सिमिलरली 120 उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आप ऐसे ही अगर करोगे तो वो हो जाएगी 2 to the power 3 × 3 to the power 1 × 5 to the power 1। ये 1 मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ यहाँ पे भी 1 और 1 लिख लेते हैं कि 2 एक बार आया, 3 एक बार आया। इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, अब अगर मैं HCF निकालने जाऊँ, HCF इन तीनों नंबर्स का अगर मुझे HCF निकालना हो तो मैं इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, जैसे ये 2 है तो 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, वो कौन सी है, 2 to the power 1, तो मैं इसको ले लूँगा। 3 की सबसे छोटी पावर इन तीनों नंबर्स में कौन सी है, वो भी 1 है, तो 3 to the power 1 ले लूँगा। 5 की सबसे छोटी पावर, देखो 5 इनमें तो है ही नहीं, तो 5 अगर इनमें है ही नहीं तो कहने का मतलब एक तरह से ये 5 to the power 0 है और यहाँ पे भी 5 to the power 0 है, राइट। तो यहाँ तो आप इसको यहीं छोड़ दो, नहीं तो आप इसको 5 to the power 0 भी रख सकते हो क्योंकि उसका मतलब भी 1 ही हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया मेरे पास, 6, तो HCF हो गया 6। इसी तरह से अगर आप LCM फाइंड आउट करते हो तो उसमें हम सबसे बड़ी पावर लेते हैं, तो इन तीनों में 2 की सबसे बड़ी पावर 2 to the power 3, इसमें 3 to the power 2 और इसमें 5 to the power 1, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 360। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमारे पास 2 नंबर्स थे, ठीक है, तो हमने कहा था कि उस केस में HCF और LCM इन दोनों का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 3, तो उस केस में ये A × B × C इसके बराबर नहीं होता। ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर्स पे एप्लीकेबल होता है, 3 पे नहीं। अब इसको आप खुद चेक करके देखना कि इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट इनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर नहीं आएगा। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, और ये हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमने इनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। देखो इसका मतलब ये है कि हमने इन नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का मतलब एक ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हों, एक तो वो खुद ही हो और दूसरा 1, जैसे कि 7, तो 7 को सिर्फ और सिर्फ या तो 7 डिवाइड कर सकता है या फिर 1 डिवाइड कर सकता है, तो इसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले यहाँ पे शुरू के कुछ प्राइम नंबर्स की लिस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, फिर 3, 5, 7, फिर 11, 13, फिर 15 नहीं आएगा, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19, फिर 21 नहीं आएगा, फिर आएगा 23 एंड सो ऑन, ओके। तो ये कुछ शुरू के मैंने प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिख दिए। अब ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, मैं इनमें से कोई एक पिक कर लेता हूँ। लेट्स से ये वाला पिक कर लेते हैं, 3rd क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमें 3, 8, 2, 5 इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, और उसका सबसे आसान तरीका क्या है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जैसे मैंने आपको पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में बताया है। 3, 8, 2, 5 सबसे पहले देखो
कि ये क्या सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड होता है? 2 से नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है। फिर अब ये देखो क्या ये नेक्स्ट 3 से डिवाइड होता है? देखो 3 से कोई नंबर अगर डिवाइड होता हो ना तो उसका बड़ा सिंपल सा एक ट्रिक होता है कि उसके सारे डिजिट्स को अगर मैं ऐड कर लूँ तो वो भी 3 से डिवाइड होते होंगे। जैसे कि 3 + 8 कितना है? 11, 11 + 2 13, 13 + 5 कितना हो गया? 18, और 18 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। तो अगर 18 3 से डिवाइड होता है यानी कि इसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो गया यहाँ पे 1 2 7 5, ये इतना आ गया। अब इसका सम करके देख लो, 1 + 2 3 + 7 10 + 5 15, तो 15 जो है वो फिर से 3 से डिवाइड होता है। तो ये फिर से ये वाला नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 4 2 5। उसके बाद 4 + 2 = 6 + 5 = 11। तो 11 जो है ये अब 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो मैं अगले प्राइम नंबर यानी कि 5 पे जाऊंगा। अब अगर कोई भी नंबर 5 या 0 से एंड होता हो, जिसके लास्ट में 5 या 0 डिजिट आती हो, तो वो 5 से हमेशा डिवाइड होता है। तो ये 5 से डिवाइड होगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 85। ये फिर से 5 पे एंड हो रहा है तो फिर से ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 17। अब 17 अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है तो ये किसी और छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो ये 17 पे डिवाइड होगा तो यहाँ आ जाएगा 1। जब 1 आ गया हम इसको रोक देंगे तो 3 8 2 5 कितना हो गया? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो गया 3² × 5² × 17, या 17⁻1 भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। सिमिलरली आप बाकी वाले क्वेश्चंस खुद ही अटेम्प्ट कर सकते हो। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका हमें LCM और HCF निकालना है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें निकाल लेंगे। साथ में ये वेरीफाई करना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों नंबर्स के LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो मैं इसमें से सिर्फ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, बाकी बिल्कुल सेम है, आप खुद करके देखना उसको। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि मुझे इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, और ये हमारे पास सबसे पहले कुछ प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना है कि ये 510, सबसे पहले देखो कि क्या ये सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड होता है 2 से। ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, तो ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? 255। अब ये ऑड नंबर हो गया तो 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा। अब ये चेक करते हैं क्या ये 3 पे डिवाइड होगा। ये 3 पे डिवाइड होगा क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 2 + 5 कितना है? 7, 7 + 5 कितना हो गया? 12। तो 12 3 पे डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ट्रिक होता है कि कोई भी नंबर जिसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता हो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। तो यहाँ आ गया 85। अब 8 + 5 कितना है? 13। तो ये तो 3 पे डिवाइड नहीं होता 13, तो ये 3 पे नहीं जाएगा, अब ये 5 पे जाएगा। किसी भी नंबर के एंड में, किसी भी नंबर के एंड में 5 या 0 आता हो तो वो 5 से हमेशा डिवाइड होता है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 17। अब 17 अपने आप में प्राइम नंबर है तो ये किसी और से डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर या तो खुद से डिवाइड होता है या 1 से। तो ये 17 से डिवाइड होगा, यहाँ आ गया 1। जब 1 आ गया हम रोक देंगे तो 510 क्या हो गया? दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, यानी कि 2 × 3 × 5 × 17। अब सिमिलरली 92, अब 92 की भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये इवन नंबर है, 2 पे जाएगा 46 आया, फिर 2 पे जाएगा 23 आया। अब 23 अपने आप में ही प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 23 पे डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ 1 आ गया, हम इसको रोक देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 23। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये तो ऐसे ही छोड़ दो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2² × 23, राइट।
और अगर और ध्यान से देखना चाहो तो 23 की पावर यहाँ पे सिर्फ 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1 है। ठीक है, लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो आप इसको छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है, मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बताया कि HCF निकालने का तरीका क्या होता है कि जैसे इसमें ये प्राइम फैक्टर है 2, इसमें भी प्राइम फैक्टर है 2, तो इनमें दोनों में सबसे छोटी पावर किसकी है, इसकी, तो 2 टू द पावर 1 आ गया। ठीक है, 3 इसमें है ही नहीं, छोड़ दो। 5 इसमें है ही नहीं, छोड़ दो। 17 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। 23 इसमें नहीं है, तो वो भी छोड़ दो, यानी कि 2 इज़ द आंसर। ये हो गया मेरा HCF। सिर्फ हमने वो वाले प्राइम फैक्टर्स उठाने हैं जो दोनों में आते हों। ठीक है, उनकी सबसे छोटी पावर हमने उठानी होती है। ओके, अब लेते हैं हम LCM। तो LCM क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी पावर। तो इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें पावर 1, इसमें पावर 2, तो ये हो गया 2 टू द पावर 2, बड़ी वाली उठाएंगे। ठीक है, इसमें 3 है, इसमें है ही नहीं, तो फिर यही वाला उठाएंगे क्योंकि यही बड़ा हुआ, 3 टू द पावर 1। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो यही वाला उठाएंगे क्योंकि यही बड़ा हुआ, 5 टू द पावर 1। इसमें 17 है, इसमें नहीं है, तो 17 टू द पावर 1, और इसमें 23 है, इसमें नहीं है, तो 23 टू द पावर 1 ये मुझे उठाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 2 3 4 6 0। अब देखो, मैं यहाँ जस्ट इन केस कन्फ्यूजन है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जैसे ये पहला नंबर ये था 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1, 17 टू द पावर 1। अब दूसरा नंबर है 2 टू द पावर 2 इंटू 3, इसमें है ही नहीं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 0। 5 इसमें नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 0, क्योंकि 3 टू द पावर 0 क्या हुआ, 1, 5 टू द पावर 0 क्या हुआ, 1, तो उसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 17 भी इसमें नहीं है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 17 टू द पावर 0। 23 इसमें है, 23 टू द पावर 1, 23 इसमें नहीं है तो इसमें मैं लिख दूंगा 23 टू द पावर 0। ठीक है, तो उसके बाद HCF के लिए सबसे छोटा वाला उठाओ 2 टू द पावर 1, इनमें से छोटा वाला उठाओ 3 टू द पावर 0, इनमें से छोटा वाला उठाओ 5 टू द पावर 0 एंड सो ऑन, और LCM के लिए बड़ी पावर वाला उठाते जाओ। ठीक है, ये तो हो गए मेरे आंसर्स। अब मुझे वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लेता हूँ। अब 510 इंटू 92, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 46920। दूसरी तरफ HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM अगर मैं करूँगा तो वो हो जाएगा 2 इंटू 23460 विच इज़ अगेन इक्वल टू 46920। Hence we can say कि LCM into HCF is equal to product of two numbers. Okay? Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। देखो, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि इन नंबर्स को सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं क्विकली यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं इसके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी रिसेंटली सॉल्व किए थे। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मिलेगा। 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, ये इन दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, और ये है 3 इंटू 7। ओके, अब फर्दर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, से 2 टू द पावर 2, राइट, इंटू 3 टू द पावर 1। और अब इसमें फैक्टर 2 नहीं है तो मैं इसको 2 टू द पावर 0 लिख सकता हूँ, और 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी 2 नहीं है तो इसको मैं 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 1 लिख सकता हूँ, राइट। देखो 2 टू द पावर 0 होता तो 1 है, तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वही रहेगा। तो ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है कि जितने फैक्टर्स हैं सब में ही लिख लो, राइट। तो 2 टू द पावर 0 इसमें डाल दिया, साथ में 3 टू द पावर 1। अब अगला जैसे यहाँ 5 था, इसमें नहीं है तो 5 टू द पावर 0 हो गया, इंटू 7 टू द पावर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ 3 और 7 थे, 3 और 7 आ गया। 2 नहीं था तो 2 टू द पावर 0 लिख दिया, 5 नहीं था 5 टू द पावर 0 लिख दिया। अब इसको भी मैं लिख सकता हूँ इंटू 7 टू द पावर 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू 5 टू द पावर 0 इंटू 7 टू द पावर 0। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ ताकि इससे क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए और आसान हो जाए। मैं बहुत
ट्यूटोरियल्स में यही बात बता चुका हूँ। अब जब मुझे HCF निकालना है इन तीनों नंबर्स का, तो ये जैसे 2 है तो 2 की सबसे छोटी वाली पावर उठाओ। सबसे छोटी वाली पावर क्या है? 2 टू द पावर 0। 3 की सबसे छोटी वाली पावर उठाओ तो सब में ही 1 है तो 3 टू द पावर 1 हो गया। 5 की सबसे छोटी पावर 5 टू द पावर 0 और 7 की सबसे छोटी पावर 7 टू द पावर 0। तो मेरा आंसर कितना हो गया? ये 1, ये 1, ये 1 और ये 3। तो आंसर हो गया मेरा 3। तो 3 हो गया मेरा HCF। देखो इसको मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं इसको ऐसे करूँ। मैं सीधी सी बात है यहाँ पे देखूँगा कि कॉमन क्या क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 एक ऐसा है जो कॉमन फैक्टर है सब में, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको 3 भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं LCM की। अब LCM में सबसे बड़ी वाली पावर लेते जाओ, तो यहाँ से आ गया 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 की सबसे बड़ी पावर है 5 टू द पावर 1 इंटू 7 की सबसे बड़ी पावर है 7 टू द पावर 1। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 420 इज़ द आंसर। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो सेकंड क्वेश्चन में 17 प्राइम नंबर है, फिर 23 ये भी प्राइम नंबर है, 29 ये भी प्राइम नंबर है। तो इन तीनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो बेसिकली देखा जाए तो ये इंटू 1 और इंटू 1 है। तो कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1। तो HCF इसका क्या हो जाएगा? इन सब का एक ही फैक्टर है जो कॉमन फैक्टर है और वो है 1, राइट। और जब मैं LCM लेने जाऊंगा तो LCM के केस में इन तीनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस, क्योंकि ये 3 नंबर्स हैं, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तीनों ही आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वही इसका LCM हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आप खुद सॉल्व करके देखना। गिवन दैट HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ दीज 2 नंबर्स। देखो 2 नंबर्स में कोई भी 2 नंबर्स हों, एनी 2 नंबर्स, ठीक है, इनका अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, 2 नंबर्स का अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ तो वो हमेशा उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है 2 नंबर्स में, ठीक है। 3 नंबर्स की बात नहीं कर रहे, 3 नंबर्स में ये कंडीशन ट्रू नहीं होती। सिर्फ 2 नंबर्स में 2 नंबर्स का प्रोडक्ट उन्हीं 2 नंबर्स के LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब हमें HCF ऑलरेडी गिवन है और कहता है इसी को यूज़ करके LCM फाइंड आउट करो। तो बड़ा सिंपल सा है, देखो LCM इंटू HCF शुड बी इक्वल टू 306 इंटू 657, इन्हीं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब HCF कितना गिवन है? 9, तो इसका मतलब LCM इंटू 9 इज इक्वल टू 306 इंटू 657। तो यहाँ से LCM मेरा कितना हो जाएगा? 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, 9 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 22338 एंड दैट्स योर आंसर। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो ऐसा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन 4 टू द पावर n, उसके लिए भी हमने बिल्कुल यही चीज़ प्रूव की थी। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही सोल्यूशन है। हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी नंबर 6 टू द पावर n की टाइप का हो और n हमें क्या गिवन है? नेचुरल नंबर, यानी कि n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये पूछा गया है कि अगर 6 टू द पावर 1 हो या 6 टू द पावर 2 ले लें या 6 टू द पावर 3 ले लें एंड सो ऑन, कुछ भी लेते जाओ, चाहे 6 टू द पावर 20 ले लो, कोई ऐसा n एग्जिस्ट करता है, कोई ऐसी पावर इसकी ऐसी एग्जिस्ट करती है कि जब हम इसको सॉल्व करें, जैसे 6 टू द पावर 2 को सॉल्व करूं तो क्या आता है? 36, राइट। तो क्या कोई ऐसा n है कि हम उसको जब सॉल्व करें 6 टू द पावर n को, तो जो नंबर आए उसके एंड में 0, उसके एंड का जो डिजिट है वो क्या हो? 0 हो। क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अब उसके ऊपर बात करते हैं। अब देखो यहाँ मैं जो आपको समझाता हूँ ना, मैं ज़्यादातर इसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ।
अगर आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन देखनी है कि एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूँ, तो आप उस लिंक पे जाके इसका सोल्यूशन देख सकते हो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपने इसको कैसे लिखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, से जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, या से 360 हो गया, 370 हो गया, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके एंड में ज़ीरो आती हो। ठीक है, अगर एंड में ज़ीरो आती हो, जैसे 370 है, ठीक है, तो 370 को मैं लिख सकता हूँ 37 इंटू 10। कोई भी नंबर ऐसा हो, कोई भी नंबर हो, उसको जैसे अगर मैं 450 भी ले लूँगा तो उसको भी मैं लिख सकता हूँ 45 इंटू 10, राइट। इंटू 10 मैं सब में लिख सकता हूँ। अब इंटू 10 का मतलब क्या है कि 37 इंटू 2 इंटू 5, यही हुआ इसका मतलब। तो कहने का मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जो ज़ीरो से एंड होता हो, 2 भी उसका एक डिवाइज़र होगा और 5 भी उसका एक डिवाइज़र होगा। या दूसरे सेंस में आप ऐसे बोल दो कि 2 भी उसका एक प्राइम फैक्टर होगा और 5 भी उसका एक प्राइम फैक्टर होगा, राइट। अब हम लेते हैं 6 टू द पावर n। देखो 6 टू द पावर n को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 टू द पावर n, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 इंटू 3 6, यानी कि ये हो गया 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। n कोई भी एक नेचुरल नंबर है, n कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे n अगर 10 हो तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 टाइम्स 2 आ गया, तो 3 भी 10 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, अगर n 40 हो जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 40 टाइम्स 2 आ जाएगा और 3 भी 40 टाइम्स आ जाएगा, यही मतलब है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 एंड 3 आर द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 टू द पावर n। तो 6 टू द पावर n, n की कोई भी वैल्यू हो, सिर्फ 2 और 3 ही इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, राइट। लेकिन अगर किसी नंबर को 0 पे एंड होना हो तो 2 और 5 दोनों का उसका प्राइम फैक्टर होना ज़रूरी है, बट 5 इज़ नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। तो 5 जो है वो 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर नहीं है। हेंस वी कैन कंक्लूड कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए 6 टू द पावर n 0 से एंड होता हो। हेंस there exists no natural number n for which 6 to the power n ends with digit 0. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and ये एक और हमें क्वेश्चन दिया गया है आर कॉम्पोजिट नंबर्स। देखो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। देखो कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा डिवाइज़र्स हों, 2 से ज़्यादा, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 डिवाइज़र्स हों, वो क्या होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ से 6, तो 6 को 6 भी डिवाइड करेगा, हर नंबर खुद को तो डिवाइड करता ही करता है, 1 भी डिवाइड करेगा, फिर 2 भी डिवाइड करता है और 3 भी डिवाइड करता है। इसी तरह से अगर मैं 9 ले लूँ तो 9 को 9 और 1 तो डिवाइड करेंगे ही करेंगे, इसको 3 भी डिवाइड करता है। और दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स जिनको एटलीस्ट 2 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सके। एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे मैं यही एग्जांपल लेता हूँ फिर से 9, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, तो मुझे क्या मिलेगा कॉम्पोजिट नंबर्स। इसी तरह से अगर मान लो मैं 12 ले लेता हूँ तो 12 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसमें कितने प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया, ये 3 प्राइम नंबर्स का, ये 2 प्राइम नंबर्स का। और सिंप्लीफाइड वे में हम ये भी बोल सकते हैं जस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, क्योंकि सिर्फ एक प्राइम नंबर का प्रोडक्ट तो हो नहीं सकता, तो प्रोडक्ट के लिए कम से कम 2 प्राइम नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए।
तो अब हमें यही प्रूव करना है यहाँ पे। अब जैसे ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, तो इन दोनों में 13 कॉमन है, तो 13 मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बच गया 7 इंटू 11, ठीक है, प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1 इज़ 78। अब 78 के मैं प्राइम फैक्टर्स कर सकता हूँ, ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है, मैं क्विकली कर देता हूँ। तो ये इवन नंबर है तो 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 इसको डिवाइड करेगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 3 एंड 9 39। फिर ये 3 पे डिवाइड होगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 13। उसके बाद 13 अपने आप में ही प्राइम नंबर है, तो 13 इंटू 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 78 को मैं लिखूँगा 2 इंटू 3 इंटू 13 विच इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ 4 प्राइम नंबर्स। सो ये जो पूरा नंबर मुझे दिया गया है, आई हैव रिटन इट एज द प्रोडक्ट ऑफ 4 प्राइम नंबर्स, ठीक है। सो दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ 4 प्राइम नंबर्स, हेंस इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर। सिमिलरली ये सेकंड वाला पार्ट जो है आपको बिल्कुल ऐसे ही इसको प्रूव करना है, एंड दैट्स इट। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, तो ये मैंने एक सर्कुलर पाथ बना लिया। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि सोनिया अगर यहाँ पे ड्राइव करते हुए जाती है तो वो 18 मिनट लेती है इसको पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि जो है वो एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में 12 मिनट लेता है, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। तो उन्होंने एक साथ शुरू किया, एक तरफ एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, ओके, एक टाइम पे बिल्कुल एक साथ एक ही डायरेक्शन में मान लो उन्होंने मूव करना शुरू किया। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे, यानी कि यहीं पे ही फिर से कब मिल सकते हैं। देखो बीच में कहीं पे भी एक दूसरे को ओवरटेक कर दें उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जो फाइंड आउट करना है कि वो इस पॉइंट पे क्या कभी दोबारा मिल सकते हैं, और अगर मिल सकते हैं तो कब। देखो सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है कि 18 और 12 इसका एलसीएम निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो एक चक्कर यहाँ से लेके यहाँ तक जब कंप्लीट करे सोनिया तो उसको कितने मिनट लगते हैं 18, ठीक है। अगर वो एक चक्कर और कंप्लीट कर ले तो उसको कितने मिनट्स लगेंगे 36, राइट। अगर वो एक चक्कर और कंप्लीट कर ले तो उसको कितने मिनट्स लगेंगे 54। इस पॉइंट पे वापस आने के लिए या तो 18 मिनट लेगी, फिर दूसरे चक्कर के बाद 36 मिनट्स लेगी, तीसरे चक्कर के बाद वो 54 मिनट्स लेगी। तो यानी कि ये तीनों जो नंबर्स हैं ये क्या हैं, मल्टीपल ऑफ 18, राइट। तो 18 के मल्टीपल्स ही होंगे क्योंकि 18 फिर 18 फिर 18, तो हमेशा वो 18 मिनट्स लेती है, तो 18 के मल्टीपल्स होंगे इस पॉइंट पे वापस आने में। सिमिलरली रवि को 12 मिनट लगते हैं, दूसरा चक्कर कंप्लीट करके अगर वापस आएगा तो 24 मिनट बाद फिर से यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक चक्कर अगर और कंप्लीट करे तो 36 मिनट्स के बाद फिर से यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो अब देखो मैंने जैसे यहाँ पे लिख ही दिया तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली 36 के बाद रवि भी यहाँ पहुँच जाता है और 36 के बाद सोनिया भी वापस यहाँ पे पहुँच जाती है। तो एक्चुअल आंसर जो है वो 36 मिनट्स ही होगा। अब 36 एक्चुअली है क्या, ये 18 और 12 दोनों का मल्टीपल है, लेकिन सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 18 और 12 का मल्टीपल है। तो सबसे छोटा नंबर जो दोनों का मल्टीपल हो उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि हमें दोनों का एलसीएम निकालना होगा, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो फॉर 1 राउंड टाइम टेकन बाय सोनिया कितना है, कितना टाइम लिया इसने 18 मिनट्स, राइट। एंड टाइम टेकन बाय रवि ये कितना है, ये है 12 मिनट्स, ओके। सो वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 12 एंड 18।
इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालना बड़ा आसान होता है, ठीक है। अब 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 और 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2, राइट। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जो ये फैक्टर हैं कॉमन फैक्टर, उनमें से सबसे बड़ी वाली पावर लेते हैं। तो बड़ी वाली पावर ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ बड़ी वाली पावर कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, तो ओवरऑल क्या आ गया 36। सो 36 मिनट्स इज द आंसर। तो इसके बाद आप ये लाइन लिख सकते हो कि आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। लेट पी बी ए प्राइम नंबर। तो हमें पी कोई एक नंबर दिया गया है जो क्या है प्राइम नंबर, राइट। आई होप आपको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जस्ट इन केस नहीं पता तो जो लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ आप उसको देख सकते हो। इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, वो कहता है कि अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता हो, इस सिंबल का मतलब होता है डिवाइड्स, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन पी डिवाइड्स ए। तो हमें ये प्रूव करना है कि पी जो है वो ए को भी डिवाइड करता है, वेयर ए इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। और ए हमें क्या गिवन है पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो ए की वैल्यू हमें ये दी गई है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। हमें ये प्रूव करना है कि अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ए कोई भी नंबर हो सकता है इसमें से, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हमें यह प्रूव करना है कि पी जो है वो ए को भी डिवाइड करता है। और पी क्या है, पी एक प्राइम नंबर है। देखो मैं सबसे पहले ए स्क्वायर लेता हूँ। ए स्क्वायर का मतलब क्या है ए इंटू ए, राइट। अब पहला केस आप ये मानो कि ए जो है वो एक प्राइम नंबर है, राइट। ए या तो प्राइम नंबर हो सकता है या कॉम्पोजिट नंबर हो सकता है। अगर ए मेरा प्राइम नंबर है, कंसिडर ए बी अ प्राइम नंबर। अब अगर ए एक प्राइम नंबर है तो ए स्क्वायर क्या हो गया प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर, राइट। ए स्क्वायर ए इंटू ए के बराबर है, यानी कि ये एक प्राइम नंबर मल्टीप्लाइड बाय प्राइम नंबर हो गया। यही हो गया इसका मतलब। अब देखो ये जो नंबर है ये a इंटू ए यानी कि प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर है, तो क्या इस ए स्क्वायर को कोई और प्राइम नंबर डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट। जैसे 9 है, 9 को मैं अगर 3 इंटू 3 लिखता हूँ या 25 को मैं 5 इंटू 5 लिखता हूँ तो 9 का सिर्फ 3 ही एक प्राइम डिवाइज़र बनता है, 25 का सिर्फ 5 ही एक प्राइम डिवाइज़र बनता है, राइट। तो इसका मतलब ए स्क्वायर को जब मैं ए इंटू ए लिखता हूँ तो यानी कि ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो गई, राइट। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो गई। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई तो इसका मतलब जो पी है वो इन्हीं में से कोई एक होगा, राइट। जो भी पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है वो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में से कोई ना कोई एक होगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सा प्राइम नंबर है ए। तो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली ए को भी डिवाइड करता है, राइट। दिस इम्प्लाइज A is the only prime number that divides A square। तो A ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो A स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्योंकि A स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू ए, प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर, और कोई प्राइम नंबर हो नहीं सकता। एंड ऑब्वियसली A को भी डिवाइड करता है, ऑल्सो A डिवाइड्स A, हैंस प्रूव। तो एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब हम दूसरे पार्ट पे जाते हैं कि A जो है वो प्राइम नंबर ना होके एक कॉम्पोजिट नंबर है। अब सेकंड पार्ट में हम ये कंसिडर करते हैं कि लेट ए बी ए कॉम्पोजिट नंबर। अब अगर आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक याद हो तो कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर को हम हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि मैं ए को P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड सो ऑन अप टू Pn की फॉर्म में लिख सकता हूँ। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये 2 प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, 3 प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, 10 प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका प्रूफ देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं जो लिंक दे रहा हूँ आप उसको देख लेना, ठीक है। अब ए स्क्वायर मेरा क्या है, ए स्क्वायर है ए इंटू ए, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंगली कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड सो ऑन अप टू Pn
ये हो गया मेरा a, और यही चीज़ फिर से आ जाएगी क्योंकि फिर से a ही है, तो ये भी हो जाएगा P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड सो ऑन अप टू Pn, राइट। ऐसा हो गया ये। तो ये अब कितना बन जाएगा, इसको अगर मैं देखूँ तो ये बन जाएगा, मैं दो तरीके से इसको लिखूँगा। एक तो ये ऐसे P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर एंड सो ऑन Pn स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आप इसको ऐसे लिख लो P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड सो ऑन Pn और इसका होल स्क्वायर, राइट। ये टर्म दो बार आई है, तो यहाँ तो इसको ऐसे लिख लो कि इस टर्म का होल स्क्वायर, या फिर P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर एंड सो ऑन Pn स्क्वायर, यहाँ तक चले गए। ये मेरा बन गया a स्क्वायर। अब मैंने कोई भी एक प्राइम नंबर लेना है जो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। लेट p इज़ अ प्राइम नंबर दैट डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। मैंने एक p एक प्राइम नंबर कंसिडर कर लिया जो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, मान लो मेरे पास एक नंबर है 15, ओके। तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, यानी कि प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ठीक है। अब 15 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो वो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, राइट। जो 15 के प्राइम फैक्टर्स थे वही 15 स्क्वायर के भी प्राइम फैक्टर्स रहेंगे, प्राइम फैक्टर्स तो चेंज नहीं होंगे, राइट। दूसरी तरफ से अब आप इसको ऐसे भी समझो कि इसको फिर से मैं लिख लेता हूँ, से 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अगर कोई एक प्राइम नंबर इस नंबर को डिवाइड करता हो, अगर कोई एक प्राइम नंबर इस नंबर को डिवाइड करता हो तो वो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में से ही एक होगा, यानी कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसको 11 तो नहीं डिवाइड करेगा, इसको यहाँ 3 डिवाइड करेगा या 5 डिवाइड करेगा। यानी कि कोई भी एक प्राइम नंबर अगर इस नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में से ही कोई ना कोई एक होगा, राइट। सेम इसके लिए भी केस, अगर मैं 15 स्क्वायर कर देता हूँ तो एक और नंबर बन जाता है, तो इस नंबर के लिए भी केस तो सेम ही रहेगा कि इन्हीं नंबर्स में से कोई एक प्राइम नंबर जो है वो इसको डिवाइड कर सकता है, या दूसरी तरफ से कोई भी एक प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करता है वो इन्हीं में से कोई एक होगा, यानी कि या 3 होगा या 5 होगा, ओके। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब हमने p कोई एक प्राइम नंबर एज्यूम कर लिया जो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। a स्क्वायर को डिवाइड करता है मतलब इसको डिवाइड करता है, ठीक है। इस नंबर को डिवाइड करता है, इस नंबर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब कि p इसी लिस्ट में से कोई एक होगा। दिस इम्प्लाइज p इज़ वन ऑफ p1 और p2 और p3 एंड सो ऑन और pn। तो p इन्हीं में से ही कोई एक होगा, तभी वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि a स्क्वायर के इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं है, राइट। एक लाइन आप चाहो तो और लिख सकते हो कि p1, p2, p3 एंड सो ऑन अप टू pn आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर। तो a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स भी इसके बाहर नहीं होंगे। अब p भी इन्हीं में से कोई एक है, तो p अगर इनमें से कोई एक है और p हमें पता है कि a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p इनमें से ही कोई एक होगा, ठीक है। ये हमने अभी अभी प्रूव कर लिया। अगर p इनमें से कोई एक है, तो इसका मतलब वो इस टर्म को डिवाइड करता है इतनी टर्म को। अगर मैं स्क्वायर को छोड़ भी दूँ, यानी कि इसको लूँ अगर मैं, तो वो इस टर्म को डिवाइड करता है, राइट, क्योंकि इसके भी प्राइम फैक्टर्स वही हैं जो a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स थे, राइट। तो p अगर इस पूरी टर्म को डिवाइड करता है तो इसका मतलब p जो है वो a को भी डिवाइड करता है। दिस इम्प्लाइज p डिवाइड्स a एज वेल, हैंस प्रूव्ड। आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, एक बार अगर आप इसको दोबारा से देख लोगे तो आपको ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। कोई अगर क्वेरी हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना, आई विल ट्राई टू हेल्प।
हमें ये प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। अब इसको करने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या होते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर जिसको मैं p बाय q इस फॉर्म में लिख सकूं, जहां p और q ये दोनों क्या हों? इंटीजर्स। q जो है वो ज़ीरो ना हो। q ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो हो तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो अनडिफाइंड हो जाती है, ठीक है? तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। और अगर कोई नंबर जिसको मैं इस फॉर्म में ना लिख सकूं, वो क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट 2 इर्रेशनल नंबर है, यानी कि स्क्वायर रूट 2 को हम p बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, अगर मैं ये प्रूव कर दूं स्क्वायर रूट 2 को मैं p बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो इसका मतलब वो नंबर क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर, राइट? अब इसको हम एक कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू प्रूव करेंगे, और वो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आएगी ये मैं आपको बताता हूँ। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर है। ओके, वो इर्रेशनल है ही नहीं। एज्यूम दैट स्क्वायर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। तो मैं स्क्वायर रूट 2 को एक रैशनल नंबर कंसिडर कर लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट 2 को मैं p बाय q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है? इसका मतलब होता है p q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है? z इंटीजर्स का सिंबल होता है, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें एक चीज़ हम और ऐड करेंगे कि p एंड q बोथ आर को प्राइम। ऐसा क्यों, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, अगर मैं p और q मैं कहता हूँ कि p और q आपस में को प्राइम है, तो इसका मतलब ये है कि p और q में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई भी इनमें कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों नंबर्स क्या होंगे? को प्राइम। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, से एक नंबर ले लेता हूँ 6 और एक नंबर ले लेता हूँ 4। तो ये हो गया 3 इंटू 2 और ये हो गया 2 इंटू 2। तो इन दोनों में 2 जो है वो कॉमन है, राइट? तो ये दोनों आपस में को प्राइम नहीं होंगे, ये दोनों आपस में को प्राइम नहीं होंगे। और दूसरी तरफ अगर मान लो मैं नंबर ले लेता हूँ से 4 और दूसरा नंबर ले लेता हूँ से 9, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3। तो क्या इनमें कुछ कॉमन है? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, क्योंकि इसको मैं इंटू 1 भी लिख सकता हूँ और इसको इंटू 1 भी लिख सकता हूँ। तो सिर्फ 1 ही इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? को प्राइम। देखो, एक बात याद रखना कि अगर दो नंबर को प्राइम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्राइम नंबर्स ही होंगे। को प्राइम का मतलब कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कोई भी फैक्टर शेयर नहीं करते एक्सेप्ट 1। ओके, कोई भी प्राइम नंबर इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम। अब हम बात करते हैं कि p और q को प्राइम क्यों होंगे यहाँ पे। अब देखो, मैं एक नंबर ले लेता हूँ से 6/4। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो यहाँ पे 6 भी इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है, ठीक है? अब 6/4 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2/2 इंटू 2, राइट? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इन दोनों में से अगर मैं 2 कैंसिल कर दूँ तो बचेगा क्या मेरे पास? 3/2। अब अगर आप देखोगे तो 3 और 2 क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। ये दोनों आपस में क्या है? को प्राइम। तो इसका मतलब कोई भी रैशनल नंबर मेरे पास हो, उसको मैं हमेशा कन्वर्ट करके एक ऐसी फॉर्म में लिख सकता हूँ जहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या हो? को प्राइम। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 2 अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है, तो मैं उसको ऐसे p और q की फॉर्म में लिख सकता हूँ जहाँ p और q आपस में क्या होंगे? को प्राइम। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ये स्पेशली ये बात पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ?
क्योंकि इसी के बेस पे आगे जाके हम एक कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंचेंगे और उस कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पे हम ये प्रूव करेंगे कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन का स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मैं इन दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करूँगा इधर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाय क्यू का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसको जब मैं खोलूँगा तो 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर विच एम्प्लाइज क्यू स्क्वायर को मैं उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इतना आ गया जी। अब यहाँ पे आप ये देखो कि ये जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड में 2 इसका एक फैक्टर है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 इसका एक फैक्टर है, 2 इसका एक फैक्टर है यानी कि 2 इसको डिवाइड करता है। जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, मान लो एक नंबर है मेरे पास 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, तो 2 इंटू 5 इंटू 5। अब 2 इंटू 5 इंटू 5 में 2 इसका एक फैक्टर है तो यानी कि 2 इसको कम्प्लीटली डिवाइड भी करेगा। ठीक है, क्योंकि 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होकर मेरे पास 25 आ जाएगा, राइट। तो इसी तरह से या तो आप इसको ऐसे बोलो कि ये 2 इसका एक फैक्टर है, या आप यूँ बोल सकते हो कि 2 इसको डिवाइड करता है, 2 इसका एक डिवाइज़र है। ओके, अब 2 अगर इसका एक डिवाइज़र है तो इसका मतलब ये साइड मेरी क्या हो गई, इवन हो गई। अब अगर ये साइड इवन हो गई तो ये भी इवन होगी। क्यों? क्योंकि दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। तो दिस इम्प्लाइज पी स्क्वायर इज एन इवन नंबर, तो ये एक इवन नंबर हो गया, राइट। पी स्क्वायर भी इवन हो गया। अच्छा, अब पी स्क्वायर अगर इवन हो गया तो मैं यहाँ से ये कंक्लूड करूँगा कि पी भी इवन है। इसको करने के 2 मेथड हैं। अब सबसे आसान तरीका इसको समझने का ये है, मान लो मैं कहता हूँ कि पी स्क्वायर मेरे पास एक नंबर है जो इवन है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूं, देखो पी स्क्वायर का मतलब क्या है, पी स्क्वायर का मतलब तो यही है ना कि पी मल्टीप्लाइड बाय पी, राइट। अब पी अगर इवन नंबर हो तो इसका मतलब इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन क्या होगा, इवन। जस्ट इन केस मैं मान लेता हूँ, चलो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये ऑड नंबर है। अगर पी को मैं ऑड मान लूँ तो यानी कि पी इंटू पी यानी कि ऑड इंटू ऑड, तो ऑड इंटू ऑड तो ऑड हो जाएगा, वो इवन तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये केस तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब पी स्क्वायर अगर इवन है तो पी भी मेरा इवन नंबर ही होगा, राइट। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है इसको समझने का, वो है एक थ्योरम के बेस में जिसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ। और वो थ्योरम क्या कहती है, मान लो मेरे पास कोई एक प्राइम नंबर है, ठीक है, कोई भी एक प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। कोई भी एक प्राइम नंबर बोल रहा हूँ मैं, कोई भी एक प्राइम नंबर जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ए स्क्वायर भी कोई नंबर है, ठीक है, जहाँ ए इंटीजर है तो ए स्क्वायर भी इंटीजर ही होगा। तो प्राइम नंबर ए स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो ये प्राइम नंबर हमेशा ए को भी डिवाइड करेगा। ये हमने थ्योरम की थी जिसका लिंक मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था। अब इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ, अब इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ कि अब देखो ए स्क्वायर की जगह मैं ले लेता हूँ पी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर की जगह मेरे पास क्या आ गया, पी स्क्वायर, ठीक है। अब पी स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है, ठीक है। अभी अभी हमने यहाँ बोला था कि पी स्क्वायर इज़ एन इवन नंबर। पी स्क्वायर इवन नंबर का मतलब क्या है कि 2 इसको डिवाइड कर सकता है, राइट। इवन नंबर है तो 2 तो पक्का उसको डिवाइड करेगा। 2 क्या है, 2 इज़ ए प्राइम नंबर, 2 इज़ ए प्राइम नंबर, राइट। तो अगर ये प्राइम नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर p को भी डिवाइड करेगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली। अगर एक प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम थी। तो ए स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या है, p स्क्वायर, और प्राइम नंबर की जगह हमारे पास क्या है, 2। तो 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। अब इन दोनों में से जो लॉजिक, जो रैशनल आप देना चाहते हो आप दे सकते हो, दोनों ठीक है। तो मैं यहाँ से ये कंक्लूड करूँगा, अब दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स p एज वेल विच इम्प्लाइज p इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। तो p इवन नंबर हो गया तो इसका मतलब p को अब मैं लिख सकता हूँ
2 इंटू सम इंटीजर से s। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं? अब मान लो मेरे पास एक नंबर है 6, इवन नंबर 6, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। 14 भी इवन नंबर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 7। 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 18। तो यानी कि कोई भी इवन नंबर हो 2 इंटू सम इंटीजर, 2 इंटू सम इंटीजर, 2 इंटू सम इंटीजर। तो ये जो s है, s क्या है? s इज एन इंटीजर। ओके, तो कोई एक इंटीजर, तो इसका मतलब p को मैं 2s की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया इसको। अब इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ से नंबर 1, और इसमें मैं p की वैल्यू पुट करता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ p इन 1। ठीक है, 1 क्या है मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, 2q² इज इक्वल टू p²। ठीक है, तो यानी कि 2q² इज इक्वल टू p की जगह अब मैं 2s डाल दूंगा इसमें, 2s इसका होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लो तो ये हो जाएगा 2q² इज इक्वल टू 4s²। अब यहाँ पे इस 2 के साथ ये कटेगा, यहाँ 2 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज q² मेरे पास कितना आ जाएगा? 2s²। ठीक है, अब 2s², अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो अब ये साइड क्या हो गई? इवन, क्योंकि ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, राइट? 2 इसका एक फैक्टर है। ये साइड अगर इवन हो गई तो इसका मतलब q² भी इवन हो गया। दिस इम्प्लाइज मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ q² इज एन इवन नंबर, राइट? अगर ये साइड इवन हो गई तो जो इसके बराबर है लेफ्ट हैंड साइड वो भी इवन होगी। अब फिर से वही लॉजिक, अगर p² इवन था तो हमने ये प्रूव किया कि p भी इवन नंबर होगा, राइट? अगर p² इवन नंबर है तो हमने ये अभी अभी प्रूव किया कि p भी इवन नंबर होगा। अब सिमिलरली अगर q² इवन है तो इसका मतलब q भी इवन होगा। दिस इम्प्लाइज q इज एन इवन नंबर। सेम लॉजिक से q भी इवन नंबर हो गया। अब यहाँ पे मैं इसका मतलब q को लिख सकता हूँ 2 इंटू सम इंटीजर r। जैसे मैंने यहाँ पे p को लिखा था 2 इंटू s और s एक इंटीजर था, इसी तरह से मैं q को लिख सकता हूँ 2 इंटू r, और r क्या है? r इज एन इंटीजर। ठीक है, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। अब p 2s की फॉर्म का, q 2r की फॉर्म का, तो इन दोनों में 2 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया, राइट? नाउ 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, राइट? क्योंकि दोनों इवन है तो इसलिए 2 इनका कॉमन फैक्टर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 अगर कॉमन फैक्टर हो गया तो इसका मतलब ये दोनों तो को प्राइम हुए ही नहीं। हमने तो ये बोला था कि p और q को प्राइम है, हम ये लेके चले थे। और अगर मैं इसको ये लेके चल रहा हूँ कि p और q आपस में को प्राइम है, तो करते करते मेरे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ना होके 2 है, विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज p एंड q आर को प्राइम। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई क्योंकि p और q को हमने को प्राइम माना था, लेकिन आगे जाके p और q जो है वो को प्राइम नहीं रहे और 2 उनका एक कॉमन फैक्टर निकल आया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो कॉन्ट्राडिक्शन अगर आ रही है तो इसका मतलब हमने ये जो एजम्पशन ली थी, हम जो ये एज्यूम करके चले थे कि √2 इज़ ए रैशनल नंबर, हमारी ये एजम्पशन क्या है? रॉन्ग। सो वी शुड राइट आर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस आर एजम्पशन इज रॉन्ग। दिस इम्प्लाइज √2 इज इर्रेशनल। तो हमने ये जो एज्यूम किया था कि √2 रैशनल नंबर है, ये गलत है। इसलिए वी कैन से दैट √2 इज इर्रेशनल। अब मैं इसको क्विकली एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ। देखो, मैंने √2 को इर्रेशनल ना मान के रैशनल नंबर मान लिया। अगर मैं इसको रैशनल नंबर मान लेता हूँ तो ये p/q की फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है? और p और q आपस में को प्राइम होंगे। मैं हमेशा किसी भी रैशनल नंबर को उन दो p और q की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ जो आपस में को प्राइम हो। अब इससे चलते चलते हमने ये कंक्लूड किया कि अगर मैं इसको रैशनल नंबर मान लेता हूँ तो p² मेरे पास इवन आता है, जिससे मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि p एक इवन नंबर है। और आगे और चलते चलते मुझे ये भी पता चल जाता है कि q जो है वो भी इवन नंबर होगा अगर मैं इसको ट्रू मान लेता हूँ, ठीक है? यानी कि अगर मैं इसको रैशनल नंबर मान लेता हूँ।
अब हमने ये माना था कि P और Q को प्राइम है, लेकिन आगे चलते चलते P और Q दोनों जो हैं वो क्या निकला है, इवन नंबर। तो इसका मतलब 2 उनका एक कॉमन फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे P और Q को प्राइम, यहाँ पे P और Q का एक कॉमन फैक्टर 2, तो ये तो आपस में एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो इसका मतलब मैंने जो अजम्पशन ली थी कि स्क्वायर रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर, ये अजम्पशन मेरी बिल्कुल गलत है। हैंस स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। प्रूव दैट स्क्वायर रूट 3 इज़ इर्रेशनल। देखो इसकी सोल्यूशन एग्जैक्टली वैसी है जैसी स्क्वायर रूट 2 इज़ इर्रेशनल की थी। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करो। स्क्वायर रूट 2 अगर आपने नहीं देखा कि स्क्वायर रूट 2 इज़ इर्रेशनल का प्रूफ कैसा है, तो पहले आप उसको देख लेना। उसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ। उसके बाद कोशिश करो कि इसको आप खुद सॉल्व करके देखो। जस्ट इन केस आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तभी आप इस वीडियो को देखना। ओके, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही प्रूव होगा। इसमें हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे सबसे पहले कि स्क्वायर रूट 3 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। हम इसको इर्रेशनल ना मान के रैशनल नंबर मानेंगे और वहाँ से चलते चलते हम एक कॉन्ट्राडिक्शन पे आएंगे और उस कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पे हम ये बोलेंगे कि स्क्वायर रूट 3 जो है वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। ओके, सबसे पहले हमने क्या करना है, एज्यूम दैट स्क्वायर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। अब स्क्वायर रूट 3 को अगर मैं रैशनल नंबर मानूंगा तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 3 को मैं लिख सकता हूँ P बाय Q की फॉर्म में, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर हो उसको हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q क्या है, दीज आर इंटीजर्स। ओके, इसका मतलब होता है PQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स। Z सिंबल होता है इंटीजर्स का। Q जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो हो तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। किसी भी नंबर को ज़ीरो से हम डिवाइड करें तो अनडिफाइंड हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, P एंड Q आर को प्राइम। ये दोनों नंबर्स आपस में को प्राइम होंगे, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा एक्सेप्ट 1। सिर्फ 1 ही इनका एक कॉमन फैक्टर है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास नंबर है 6 एंड 4, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। तो इन दोनों में 2 कॉमन है, तो ये दोनों आपस में को प्राइम नहीं हुए। ओके, दूसरी तरफ अगर मैं एग्जांपल ले लूँ से 9 एंड 4, तो 9 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, क्योंकि इसको मैं मल्टीप्लाइड बाय 1 भी लिख सकता हूँ और इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ 1 ही इन दोनों में कॉमन है, तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम। देखो मैं इस ट्यूटोरियल में फिर से बता देता हूँ कि को प्राइम, कोई दो नंबर्स अगर आपस में को प्राइम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नंबर्स भी प्राइम होंगे। इनका प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, ये आपस में को प्राइम है। अब यहाँ पे ना तो 9 प्राइम नंबर है ना 4 प्राइम नंबर है, लेकिन आपस में ये को प्राइम है क्योंकि इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट 1। ओके, अब दूसरी तरफ से इस ट्यूटोरियल में मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपने पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा, कि मेरे पास कोई भी रैशनल नंबर हो, जैसे एग्जांपल 6/4। 6/4 में 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 और इसको 2 इंटू 2। तो 2 जब कट गया तो 6/4 मेरा कितना हो गया, 3/2। तो 6/4 एक रैशनल नंबर है, राइट, क्योंकि ऊपर P Q इंटीजर्स हैं, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। लेकिन इस नंबर को मैं हमेशा एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ जहाँ ऊपर और नीचे वाला नंबर आपस में को प्राइम हो। अब 3 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 और 2 आपस में क्या है, को प्राइम, राइट, ये आपस में को प्राइम है। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि स्क्वायर रूट 3 P बाय Q की फॉर्म का है, क्योंकि ये हमने क्या मान लिया, रैशनल नंबर, और P और Q आपस में क्या है, को प्राइम। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों साइड्स का, इसकी दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू P बाय Q का होल स्क्वायर। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू P बाय Q का होल स्क्वायर इज P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। अब Q स्क्वायर को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे आप ये देखो कि ये जो लेफ्ट साइड है इसका एक फैक्टर है 3, राइट, 3 इसका एक फैक्टर है, यानी कि ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। अगर ये साइड कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये साइड भी कंप्लीटली 3 से डिवाइड होगी। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हैं, राइट।
दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, या तो ये लिख लो कि 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 3 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। ठीक है, कोई भी बात लिख लो, चाहे 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर लिख लो, चाहे 3 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर लिख लो, बोथ आर ओके। अब हम एक थ्योरम रिकॉल करते हैं। उस थ्योरम में हमने क्या सीखा था कि कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी एक नंबर से ए स्क्वायर कोई भी एक नंबर है, ए इंटीजर है तो ए स्क्वायर भी इंटीजर होगा, अगर कोई भी एक प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये प्राइम नंबर हमेशा ए को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम का सॉल्यूशन अगर आपको देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो, ये आपकी टेक्स्ट बुक में से ही है। अगर एक प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। अब इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो अब 3 मेरे पास क्या है, एक प्राइम नंबर, ठीक है, और वो किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को, राइट, ये पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। ये प्राइम नंबर अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, पी मुझे पता है कि पी इज़ इंटीजर, ठीक है, तो पी स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली 3 जो है ये p को भी डिवाइड करेगा, राइट। इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर एक प्राइम नंबर p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर p को भी डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स p एज वेल, ओके। और इसके लिए रेफरेंस मैंने टॉप राइट कॉर्नर में पहले दे दिया था, आप उसको देख सकते हो। अब 3 डिवाइड्स p एज वेल, इसका क्या मतलब है, जैसे 21 है, 21 को 3 डिवाइड करता है यानी कि 3 इंटू 7। 27 है, 27 को 3 डिवाइड करता है तो ये क्या जाएगा 3 इंटू 9। 15 इज 3 इंटू 5। तो यानी कि ये जो नंबर्स हैं जिनको 3 डिवाइड करता हो इनको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू सम इंटीजर से s, राइट। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज p कैन बी रिटन एज 3 इंटू s, वेयर s इज व्हाट, ये क्या है, एक हमारे पास इंटीजर, ठीक है, s एक इंटीजर है। जैसे यहाँ पे 7 था, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, तो जो भी नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है उसको मैं 3 इंटू सम इंटीजर लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने 3 इंटू एस लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि p की इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में डाल देता हूँ, से इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ p इन 1, तो यहाँ से इसको मैं लिख ही लेता हूँ दोबारा यहाँ पे, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह मैं क्या डालूंगा 3s, तो ये हो जाएगा 3s का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9s स्क्वायर। मैं एक बार दोबारा फिर से लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9s स्क्वायर। अब यहाँ 3 के साथ ये कटा और यहाँ पे आ गया 3, दिस इम्प्लाइज q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 3s स्क्वायर, ये इतना आ गया। अब ये इक्वेशन बिल्कुल ऐसी इक्वेशन है, ये जो इसकी राइट हैंड साइड है ये 3 से डिवाइड हो रही है, राइट, क्योंकि 3 इसका एक फैक्टर है तो ये 3 से डिवाइड हो गई। तो अगर ये साइड 3 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये वाली साइड भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड करूँगा, दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। अब 3 अगर q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये बिल्कुल यही वाला सिनेरियो बन गया कि 3 अगर p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह से अगर 3 q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 3 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स q एज वेल, ओके। तो वही वाली थ्योरम को हमने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया। तो 3 अगर q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 q को भी डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज मैं q को लिख सकता हूँ 3 इंटू सम इंटीजर से r, वेयर r इज़ व्हाट, इट्स एन इंटीजर, ठीक है। जैसे यहाँ 3 p को डिवाइड करता था तो मैंने p को 3 इंटू सम इंटीजर s लिख दिया था। तो इसी तरह से 3 अगर q को डिवाइड करता है तो मैं q को 3 इंटू सम इंटीजर r लिख सकता हूँ, ठीक है। r कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 3 इसका एक फैक्टर है, p का, 3 q का भी फैक्टर है, राइट। दिस इम्प्लाइज 3 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ p एंड q, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों? क्योंकि p और q तो आपस में को प्राइम थे, उनमें तो कुछ कॉमन था ही नहीं एक्सेप्ट 1, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, राइट।
और ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, तो इसका मतलब कि हमने जो एजम्पशन ली थी कि स्क्वायर रूट 3 रैशनल नंबर है, ये एजम्पशन हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। और इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट 3 क्या है, इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे ये लिखेंगे, दिस इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज P and Q are co-prime. Hence our assumption is wrong. This implies square root 3 is an irrational number. Hence proved. Show that 5 minus square root 3 is irrational. हमें ये प्रूव करना है कि ये नंबर जो है ये इर्रेशनल नंबर है। देखो, इससे जस्ट पहले हमने ये प्रूव किया था कि स्क्वायर रूट 3 जो है ये क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर, राइट। अब इस क्वेश्चन में इसको इर्रेशनल प्रूव करने का तरीका भी सेम ही है, लेकिन इसमें हम ये वाला रिजल्ट डायरेक्टली यूज़ करेंगे कि स्क्वायर रूट 3 जो है ये इर्रेशनल नंबर होता है। इसको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, इसका प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, तो प्रूव करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है, कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू। कैसे, हम 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 को इर्रेशनल की बजाय रैशनल नंबर एज्यूम कर लेते हैं। ओके, एज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। अब अगर इस नंबर को मैंने रैशनल नंबर मान लिया, तो इसका मतलब कि 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 को मैं p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट। दिस इम्प्लाइज मैं इसको p बाय q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर हो उसको हमेशा हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q ये दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स, और q जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। ओके, z का मतलब क्या है, इंटीजर्स। p q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब हमें क्या करना है कि स्क्वायर रूट 3 को हम एक साइड पे ले जाएंगे, बाकी सारी टर्म्स एक साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 5 माइनस p डिवाइडेड बाय q को मैं इधर ले जाता हूँ और स्क्वायर रूट 3 को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक्चुअली करना क्या है, प्रूफ, मुझे ये प्रूव करना है कि इसकी ये जो साइड है, इधर वाली जो साइड है, ये रैशनल नंबर है और राइट साइड जो है ये इर्रेशनल नंबर है, राइट। क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर रूट 3 इर्रेशनल नंबर है, हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे। मुझे सिर्फ अब ये प्रूव करना है कि ये साइड जो है ये रैशनल है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, आराम से हो जाएगा। अब ये एक्चुअली 5/1 है, तो 1 और q इन दोनों का एलसीएम जब मैं निकालूंगा तो वो q ही आएगा, राइट। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5q माइनस p, राइट। ये सिंपल सी एडिशन है, ये आप खुद ही कर सकते हो, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखो, अब 5 मेरे पास क्या है, 5 एक इंटीजर है, राइट। q क्या है, q भी एक इंटीजर है। तो एक इंटीजर को अगर एक इंटीजर से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे एक और इंटीजर मिलेगा, राइट। तो 5 इंटू क्यू इंटीजर होगा। जैसे 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 मिलेगा, इंटीजर इंटू इंटीजर इज इंटीजर। अगर ये -2 हो तो ये -8 हो जाएगा, राइट। ओके, माइनस p, अब p भी इंटीजर है, हमें पता है कि p और q दोनों इंटीजर थे, तो 5q इंटीजर, p इंटीजर। तो अगर मैं एक इंटीजर में से किसी और इंटीजर को माइनस करूँ तो फिर से मुझे इंटीजर मिलेगा। तो यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है ये इंटीजर हो गई। और नीचे क्या है, नीचे है q, q भी इंटीजर है, राइट। q पहले से ही इंटीजर है। तो अब मेरे पास क्या आ गया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर। तो अगर ऊपर और नीचे इंटीजर हों और नीचे वाला इंटीजर ज़ीरो ना हो तो ऐसा नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर होता है रैशनल नंबर, राइट। रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज रैशनल नंबर बट स्क्वायर रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास रैशनल नंबर आ गया, राइट हैंड साइड मेरे पास इर्रेशनल नंबर आ गया। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि कोई भी नंबर बोथ रैशनल और इर्रेशनल कभी नहीं हो सकता। हेंस ये जो है ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब हमने ये जो अज्यूम किया था कि 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 एक रैशनल नंबर है, हमारी एजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग। तो ये एजम्पशन हमारी रॉन्ग है। दिस इम्प्लाइज आर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे, तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि अगर हमारी एजम्पशन रॉन्ग है कि 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 एक रैशनल नंबर है, ये एजम्पशन अगर रॉन्ग है तो इसका मतलब 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। दिस इम्प्लाइज 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज
एन इर्रेशनल नंबर। देखो ये नंबर है, ठीक है, 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 एक नंबर है। तो जो नंबर है, जो भी रियल नंबर है, रियल नंबर या तो रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा, राइट। तो अगर मैं एक नंबर को ये प्रूव कर देता हूँ कि वो नंबर रैशनल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर क्या होगा, इर्रेशनल नंबर, राइट। शो दैट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज़ इर्रेशनल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एग्जैक्टली वैसी ही सोल्यूशन है जैसे पिछले क्वेश्चन की थी, जिसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ। अगर आपने वो क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है तो इसको आप खुद सॉल्व करके देख सकते हो। हमें करना क्या है कि 3 स्क्वायर रूट 2 को इर्रेशनल नंबर की बजाय हम रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे और वहाँ से फिर हम एक कॉन्ट्राडिक्शन पे आएंगे कि एक इक्वेशन हमारे पास इस तरह की आ जाएगी जिसके एक साइड पे रैशनल नंबर होगा और एक साइड पे इर्रेशनल नंबर होगा। तो उस कॉन्ट्राडिक्शन से हम ये प्रूव कर देंगे कि जो हमने एज्यूम किया है कि 3 स्क्वायर रूट 2 इर्रेशनल नंबर ना होकर रैशनल नंबर है, वो गलत है, राइट। तो सबसे पहले एज्यूम दैट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज़ ए रैशनल नंबर। अब अगर मैंने इसको रैशनल नंबर माना है तो इसका मतलब मैं 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 को p बाय q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। p q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो मैं बार बार हर ट्यूटोरियल में बता देता हूँ आपको कि z सिंबल यूज़ होता है इंटीजर्स के सेट के लिए। डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो हो तो कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो अनडिफाइंड हो जाता है, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हम ईजिली एक कॉन्ट्राडिक्शन पे चले जाएंगे। कैसे? अब मैं स्क्वायर रूट 2 को तो एक साइड पर रख लेता हूँ, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 तो मैं एक साइड पर रख लेता हूँ और p डिवाइडेड बाय q 3 को भी इधर ले जाता हूँ तो ये 3q हो जाएगा, राइट। 3 को मैं उस साइड ले गया, मैंने सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट 2 को इस साइड पर रख लिया क्योंकि मुझे ये पता है कि स्क्वायर रूट 2 जो है ये एक इर्रेशनल नंबर है, राइट। हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे। स्क्वायर रूट 2 इर्रेशनल नंबर है, इसका प्रूफ देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो। अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, p बाय 3 इंटू क्यू। अब देखो p क्या है, p तो इंटीजर है, ये हमें पहले ही पता है बाय डेफिनेशन कि अगर इसको मैंने रैशनल नंबर माना है तो p और q दोनों इंटीजर्स होंगे, तो p तो इंटीजर है ही। अब मैं 3 इंटू क्यू की बात करूँ तो 3 क्या है, इंटीजर, इसके साथ q को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, q क्या है, वो भी एक इंटीजर। तो इंटीजर को जब मैं इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीजर, राइट। जैसे 3 को अगर मैं -4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलता है, -12, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, राइट। तो ये जो नंबर है, अब इस नंबर में न्यूमरेटर में भी मेरे पास इंटीजर आ गया और डिनोमिनेटर में भी मेरे पास इंटीजर आ गया, और ये डिनोमिनेटर ज़ीरो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि q हमें पहले ही पता है कि वो ज़ीरो नहीं है और उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो भी नॉन ज़ीरो ही रहेगा। तो एक ऐसा नंबर जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे इंटीजर हो और डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, वो नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है एक रैशनल नंबर। तो यानी कि ये जो नंबर है, ये नंबर भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, नाउ बोथ p एंड 3q आर इंटीजर्स और डिनोमिनेटर 3q इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज p डिवाइडेड बाय 3q इज़ ए रैशनल नंबर। तो ये साइड मेरे पास एक रैशनल नंबर आ गई, बट मुझे ये पता है कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो इरेशनल होता है, बट स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल हो गई, राइट हैंड साइड रैशनल नंबर हो गई, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई विच इज़ नॉट ट्रू, ओके, दिस इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो आ गई, तो इसका मतलब हम ये जो एज्यूम करके चले थे कि 3 स्क्वायर रूट 2 को हम रैशनल नंबर मान लें, हमारी एजम्पशन जो है वो गलत है। दिस इम्प्लाइज आर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। तो एजम्पशन अगर गलत है तो उसका मतलब क्या हुआ कि 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। 3 स्क्वायर रूट 2, इसमें देखो स्क्वायर रूट 2 को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि वो इरेशनल नंबर है। ऐसे क्वेश्चंस में आप प्रीवियस रिजल्ट डायरेक्ट यूज़ करोगे अनटिल एंड अनलेस आपको एक्सप्लिसिटली बोला ना गया हो कि स्क्वायर रूट 2 को भी अलग से प्रूव करो, ओके। तो इस नंबर को मैं इरेशनल की बजाय रैशनल मान लेता हूँ। रैशनल माना तो ये p बाई क्यू की फॉर्म का हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया,
स्क्वायर रूट 2 तो मुझे पहले ही पता है इरेशनल है, तो उसको एक साइड पर रख के बाकी सारी टर्म्स मैं दूसरी साइड ले गया और दूसरी साइड को मैंने प्रूव कर दिया कि वो रैशनल नंबर है। लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल, राइट हैंड साइड रैशनल। कोई भी रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो इरेशनल भी हो और रैशनल भी हो, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो गलत था। तो इसका मतलब 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर। प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज़ इरेशनल। देखो ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम 2 क्वेश्चंस हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें एक में प्रूव किया था कि स्क्वायर रूट 2 इज़ इरेशनल और एक में हमने प्रूव किया था कि स्क्वायर रूट 3 इज़ इरेशनल। अगर उनमें से आपको कोई भी एक ऑलरेडी पता है किस तरह से सॉल्व होता है तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है। इसको आप खुद करके देखना, लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ। पहले स्क्वायर रूट 2 देख लेना, उसके बाद स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 खुद सॉल्व करके देखना। जस्ट इन केस फिर भी ना समझ में आए तो ही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को देखो। तो इसका भी सोल्यूशन एग्जैक्टली सेम है। पहले हम स्क्वायर रूट 5 को रैशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे, वहाँ से चलते चलते हम एक कॉन्ट्राडिक्शन पे आएंगे और उस कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पे हम बोलेंगे कि हमारी असम्पशन गलत थी, इसलिए स्क्वायर रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। अच्छा एक चीज़ और मैं समझाता हूँ इसमें आपको कि हम बार बार ये बोलते हैं कि अगर एक नंबर रैशनल नंबर नहीं है, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ये मेरे पास एक नंबर है रियल नंबर, रियल नंबर्स जो हैं ये रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के बनते हैं। ओके, सारे रैशनल नंबर्स का सेट और सारे इरेशनल नंबर्स का सेट अगर मैं ज्वाइन कर लूँ तो मुझे रियल नंबर्स मिलते हैं। तो ये एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता जो रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो, राइट। इसलिए अगर एक नंबर रैशनल नहीं है, मैं ये प्रूव कर दूं कि ये नंबर रैशनल नहीं है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या आ जाएगा? इरेशनल। तो यही हमने इसमें भी करना है। तो सबसे पहले मैं एज्यूम करता हूँ, एज्यूम दैट स्क्वायर रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये मैंने जब रैशनल नंबर कंसिडर कर दिया तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 5 को मैं p बाय q की फॉर्म का लिख सकता हूँ, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, z सिंबल होता है सेट ऑफ इंटीजर्स का। डिनोमिनेटर q जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, अगर किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करो तो अनडिफाइंड हो जाता है। और एक स्टेप और के p और q आपस में क्या होंगे? को प्राइम। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता रैशनल नंबर की डेफिनेशन में। अब जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 8/6, ठीक है, तो 8/6 ऊपर इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, और नीचे वाला इंटीजर जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो ये नंबर भी रैशनल नंबर ही है। लेकिन इस रैशनल नंबर को मैं हमेशा एक ऐसी फॉर्म में लिख सकता हूँ जहाँ ऊपर और नीचे जो दो नंबर्स हैं वो आपस में को प्राइम हो। इसका क्या मतलब मैं बताता हूँ। अब जैसे 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, तो ये आपस में कट गए, तो ये कितना आ जाएगा? 4/3। अब क्या इनमें आपस में कुछ भी कॉमन है एक्सेप्ट 1? कुछ भी कॉमन नहीं है। अब को प्राइम क्या होता है? को प्राइम का मतलब ऐसे दो नंबर p और q जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो, 1 के अलावा कोई भी और फैक्टर कॉमन ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही है 4 और 3, तो 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। दूसरी तरफ मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एक नंबर मैं ले लेता हूँ से 6 और दूसरा नंबर ले लेता हूँ से 4। तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 2 एक कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो इस केस में 6 और 4 आपस में को प्राइम नहीं है। को प्राइम कब होंगे? जब कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1। जैसे 4 को मैं 4 इंटू 1 लिख सकता हूँ, 3 को 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ, तो सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा और कोई नहीं। ओके, तो मैं हमेशा किसी भी रैशनल नंबर को ऐसे p और q की फॉर्म में लिख सकता हूँ जहाँ p और q आपस में को प्राइम हो, उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। अब मैं बार बार इस चीज़ पे इतना एम्फेसिस क्यों देता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में? क्योंकि इसी के बेस पे हम एक कॉन्ट्राडिक्शन तक पहुँचते हैं कि हमें ये प्रूव करना होता है कि अगर मैं स्क्वायर रूट 5 को रैशनल नंबर मान के चलूँ और फिर उसको p और q की फॉर्म में लिखूँ जहाँ p और q आपस में को प्राइम है, तो आगे जाके मैं ये प्रूव करूँगा कि p और q आपस में को प्राइम नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी तो मेरी असम्पशन गलत हो जाएगी। ठीक है,
अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इसको दोनों तरफ से अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, ठीक है, इसका स्क्वायर, और इधर p बाय क्यू इसका स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब क्यू स्क्वायर को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है, ये इतना हो गया। अब लेफ्ट साइड जो है उसमें 5 उसका एक फैक्टर है, हमें दिख रहा है कि ये 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब 5 इसको डिवाइड भी करेगा। अब 5 अगर इसको डिवाइड करेगा तो इसका मतलब 5 इसको भी डिवाइड करेगा, राइट, क्योंकि दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। तो अगर 5 इसका एक फैक्टर है, यहाँ इसका एक डिवाइज़र है, तो 5 इसका भी डिवाइज़र होगा। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ठीक है, 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि 5 डिवाइड्स पी एज वेल। ऐसा कैसे? इसके लिए अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक थ्योरम थी कि जैसे कोई भी मेरे पास अगर एक प्राइम नंबर हो, कोई भी एक प्राइम नंबर, वो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये प्राइम नंबर ए को भी हमेशा डिवाइड करेगा। इस थ्योरम का अगर आपको प्रूफ देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी एक प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता हो, ए क्या है, ए इज़ एन इंटीजर, तो ए स्क्वायर को अगर डिवाइड करता हो तो वो ए को भी हमेशा डिवाइड करेगा। इसी को यूज़ करके मैं यहाँ पे ये लिख पा रहा हूँ कि 5 क्या हो गया, प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। ये अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, ए स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर हो गया, तो ये p को भी हमेशा डिवाइड करेगा। आपको सिर्फ इस थ्योरम का यहाँ पे रेफरेंस देना है, ठीक है। अब 5 अगर p को भी डिवाइड करता है तो इसका मतलब मैं p को लिख सकता हूँ 5 इंटू सम इंटीजर r इज़ व्हाट, r इज़ एन इंटीजर। कैसे? इसका क्या मतलब है, जैसे 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, ओके, 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 7। तो कोई भी नंबर जो 5 से डिवाइड होता हो उसको मैं 5 इंटू सम इंटीजर लिख सकता हूँ, ठीक है। 5 इंटू इस इंटीजर को मैं r बोल देता हूँ। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे p को लिख दिया 5 इंटू r, ठीक है। अब p की वैल्यू, ये जो वैल्यू 5 आ रहा है इसको हम यहाँ डालते हैं, इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं से इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ p इन 1, तो इक्वेशन 1 में डालूंगा तो इक्वेशन 1 में फिर से लिख देता हूँ 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह आ जाएगा 5r का होल स्क्वायर, विच एम्प्लाइज 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर। तो ये 5 के साथ 25 कटा, यहाँ 5 आ गया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास बन गया q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब मेरे पास 5r स्क्वायर हो गया तो इसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड है ये 5 का मल्टीपल है, यानी कि ये 5 से डिवाइड होती है। तो अगर ये 5 से डिवाइड होती है तो लेफ्ट हैंड साइड भी उससे डिवाइड होगी क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट इन केस आपको डिटेल में नहीं जानना हो तो आप थोड़ा सा इसको स्किप करके आगे जा सकते हो। देखो, मैं जब ये बोलता हूँ ना कि 5r स्क्वायर, ये 5 से डिवाइड होता है, ये 5 से डिवाइड होता है, क्यों होता है? क्योंकि r क्या है, इंटीजर, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर, जैसे मान लो 4 और 4, ठीक है। r को अगर मैंने 4 माना तो 4 इंटू 4 हो गया। अब ये जो है ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होने का मतलब कंप्लीटली डिवाइड होता है, और जो रिजल्ट आता है वो हमेशा एक इंटीजर होता है। ये होता है इसका मतलब, ओके। जब हम बोलते हैं कि कोई भी नंबर किसी और नंबर से डिवाइड होता है कंप्लीटली, तो उसका मतलब ये होता है कि रिजल्ट जो है वो एक इंटीजर आता है। अब मुझे ये पता है कि r क्या है, r इंटीजर है, ठीक है। तो r स्क्वायर भी इंटीजर ही होगा हमेशा, r स्क्वायर हमेशा इंटीजर ही होगा। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो 5 कट जाएगा, बाकी बचेगा r स्क्वायर, और r स्क्वायर इंटीजर है, तो यानी कि ये हमेशा 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, राइट। अब हम सेम लॉजिक यूज़ करेंगे कि 5 अगर p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 p को भी डिवाइड करेगा, वही थ्योरम जो मैंने आपके साथ पहले शेयर की थी। तो यहाँ से सेम
थ्योरम हम फिर से इस पे अप्लाई करेंगे कि इसका मतलब 5 डिवाइड्स q एज वेल, राइट। 5 एक प्राइम नंबर है और एक प्राइम नंबर अगर q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो q को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब कि q को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू एस। एस कोई एक इंटीजर, जैसे यहाँ पे मैंने p को 5 इंटू आर लिखा था, यहाँ 5 इंटू एस लिख देता हूँ। अब मेरे पास क्या आ गया, 5 इसका एक फैक्टर है p का और 5 इसका भी एक फैक्टर है q का। नाउ 5 इज अ फैक्टर ऑफ, अ फैक्टर लिख लो यहाँ और प्रिसाइजली प्राइम फैक्टर लिख लो, इज ए फैक्टर ऑफ p एंड q, राइट। तो p एंड q का ये फैक्टर हो गया। लेकिन हमारी एजम्पशन क्या थी, हमारी एजम्पशन ये थी कि p और q जो है ये आपस में को प्राइम है, बट p एंड q आर को प्राइम। तो यहाँ से हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस आर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो अगर हमारी एजम्पशन रॉन्ग है, एजम्पशन क्या थी, एजम्पशन ये थी कि स्क्वायर रूट 5 को हमने रैशनल नंबर माना था, तो ये एजम्पशन अगर रॉन्ग है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 5 क्या हो गया, इर्रेशनल। दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। प्रूव दैट 3 + 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इज इर्रेशनल। देखो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमने एक रिजल्ट यूज़ करना है सबसे पहले कि स्क्वायर रूट 5 जो है ये एक इर्रेशनल नंबर होता है, ओके। इसका प्रूफ हमने ऑलरेडी कर रखा है एक ट्यूटोरियल में, अगर आपको देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो। तो स्क्वायर रूट 5 इर्रेशनल नंबर है, ये हम इसमें यूज़ करेंगे और बिल्कुल वैसे ही प्रूव करेंगे कि 3 + 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 को हम रैशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे, ओके। एज्यूम करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसमें स्क्वायर रूट 5 को इक्वालिटी के एक साइड ले जाएंगे और इक्वालिटी के दूसरी तरफ मैं बाकी सारे नंबर्स को ले जाऊंगा। अब दूसरी तरफ जो सारे नंबर्स होंगे उनके बेस पे मैं ये कंक्लूड करूंगा कि ये जो साइड बनती है ये रैशनल नंबर बनती है और इस तरफ वाली साइड जो है ये इर्रेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी तो इसका मतलब मैं जो एज्यूम करके चल रहा हूँ वो गलत है। कन्फ्यूज हो गए हो, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप एज्यूम करो, एज्यूम दैट 3 + 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। तो मैं इसको रैशनल नंबर एज्यूम कर लेता हूँ, ओके। अब मैंने इसको रैशनल नंबर एज्यूम किया तो इसका मतलब 3 + 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिटन एज p/q। कोई भी रैशनल नंबर हमेशा p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ओके। और डिनोमिनेटर q जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल 4/3, 21/27, 81/-20, तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, लेकिन नीचे जो इंटीजर है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स, ओके। अब मैं काम करता हूँ कि स्क्वायर रूट 5 को तो मैं इधर ही रखता हूँ, बाकी सारी टर्म्स को उधर ले जाना शुरू करता हूँ, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू p/q - 3, ठीक है। यानी कि इसका एलसीएम लूँ तो q आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा p - 3q। इसको सिंपल मैंने सॉल्व किया और कुछ नहीं है, तो p - 3q डिवाइडेड बाय q आ गया, ओके। दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट 5, तो अब सिर्फ स्क्वायर रूट 5 इधर रखो, 2 को भी उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा p - 3q डिवाइडेड बाय 2q, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे ऐसे समझो, मेरे पास ये टर्म क्या है, p - 3q डिवाइडेड बाय 2q। अब इसमें आप ये देखो, p इंटीजर, 3 इंटीजर, q इंटीजर, 2 इंटीजर, सारे इंटीजर। अब दो इंटीजर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलता है, इंटीजर। इंटीजर इंटू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। दो इंटीजर्स को आपस में अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो भी क्या मिलेगा, इंटीजर। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाली पूरी मेरे पास वैल्यू है ये एक इंटीजर है। नीचे q ऑलरेडी इंटीजर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो ये भी इंटीजर हो गया। तो यानी कि ऊपर भी इंटीजर आ गया और नीचे भी इंटीजर आ गया। अब अगर ऊपर और नीचे इंटीजर्स हों, ऊपर और नीचे इंटीजर्स हों और नीचे वाला इंटीजर ज़ीरो ना हो, अब q ज़ीरो नहीं है तो 2q भी ज़ीरो नहीं होगा, राइट। 2q कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि q ज़ीरो नहीं है, तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये जो मेरा नंबर है
जिसके ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये नंबर भी मेरे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नाउ p माइनस 3q डिवाइडेड बाय 2q इज अ रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर हो गया, ये वाली साइड रैशनल नंबर हो गई। बट स्क्वायर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 5 इर्रेशनल, ये साइड रैशनल, तो इर्रेशनल नंबर तो रैशनल नंबर के बराबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। कोई भी रैशनल नंबर इर्रेशनल नहीं हो सकता, कोई भी इर्रेशनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। सो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब हमने ये जो एजम्पशन ली थी ये गलत है। आर एजम्पशन इज रॉन्ग कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 रैशनल नंबर है। आर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो अगर हमारी ये एजम्पशन गलत है कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, अगर ये गलत है तो इसका मतलब क्या है कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। हैंस प्रूव्ड। हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों नंबर्स जो हैं ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। ओके, तो इसका जो पहला पार्ट है कि 1/√2 को हमें प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है, इसमें एक छोटा सा कैच है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसको प्रूव करने के लिए हम एक रिजल्ट भी यूज़ करेंगे कि √2 जो है वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। अगर इसका प्रूफ देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं जो लिंक दे रहा हूँ आप उसको देख सकते हो। तो ये रिजल्ट तो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर वैसे ही जैसे हमने पहले ट्यूटोरियल्स किए थे कि सबसे पहले तो मैं एज्यूम करता हूँ कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हम उल्टा एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम दैट 1/√2 इज़ ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब 1/√2 को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि रैशनल नंबर्स, किसी भी रैशनल नंबर को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। अब इस केस में मेरा न्यूमरेटर भी 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता, और इसकी मुझे ज़रूरत क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ इस केस में। देखो, अगर p 0 हो जाए, अगर p 0 हो जाए तो ये कितना बन जाएगा, 0/q। q की कुछ भी वैल्यू हो, 0/q 0 हो जाएगा। हमें ये पता है कि q 0 नहीं हो सकता, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर केस में p भी 0 नहीं होगा। p क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि मैंने जब ये मान लिया कि 1/√2 p/q के बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली साइड 0 तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये 0 नहीं है। ये 0 कब होगी, ये 0 सिर्फ तभी हो सकती है जब p 0 हो, राइट। अगर p 0 हो गया तो ये वाली साइड 0 हो जाएगी, और 0 इस नंबर के बराबर तो कभी नहीं हो सकता, इसलिए p भी 0 नहीं है। ओके, एज ए लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 0 नहीं है, दिस इम्प्लाइज p इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब p भी 0 नहीं है। तो ये हमने यहाँ से कंक्लूड कर लिया। इसका हमें फ़ायदा क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे √2 को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। यहाँ तो मैं √2 को वैसे ही ऊपर ले जाऊँ और इसको भी उल्टा कर दूँ, या √2 को इधर ले जाता हूँ और p/q को इधर ले आता हूँ। दिस इम्प्लाइज इसको इधर ले आऊँ तो ये q/p हो जाएगा और ये हो जाएगा √2, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, राइट। अब ये मैं कैसे कर पाया, अब p मेरा नीचे कैसे चला गया। अब मैंने यहाँ बताया था आपको कि p जो है वो 0 नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर 0 हो तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाती है, अनडिफाइंड। लेकिन हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि p जो है वो 0 नहीं है, इसलिए मैं इसको इस तरह से उल्टा कर सकता हूँ। समझे मेरी बात। तो q/p इज इक्वल टू √2 हो गया, ठीक है। अब q क्या है, q एक इंटीजर है, p क्या है, p एक इंटीजर है, और p जो है वो 0 भी नहीं है, ये भी हमने यहाँ प्रूव कर दिया। तो ऊपर और नीचे इंटीजर्स, और नीचे जो मेरा इंटीजर है वो 0 नहीं है, दिस इम्प्लाइज q/p इज़ ए रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर हो गया, और √2 क्या है, ये इर्रेशनल नंबर हो गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। नाउ √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये रिजल्ट हमने यहाँ यूज़ कर लिया। अब कभी भी कोई नंबर रैशनल और इर्रेशनल दोनों नहीं हो सकता, कोई रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता।
तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है, कॉन्ट्राडिक्शन. दिस इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस आर एजम्पशन इज़ रॉन्ग. तो ये आप खुद ही लिख लेना, हैंस आर एजम्पशन इज़ रॉन्ग. दिस एम्प्लाइज 1/√2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर. तो ये मेरा एक इर्रेशनल नंबर हो गया, ये मैंने इसको प्रूव कर दिया. अब इन दोनों क्वेश्चंस को मैं क्विकली आपको बताता हूँ, इनको आप खुद ही सॉल्व करना. अब करना इनको भी वैसे ही है कि 7√5 इसको हम p/q, इसको एक रैशनल नंबर मान लेंगे, इसको भी एज्यूम कर लेंगे, और √5 सिर्फ इधर रह जाएगा और इधर हो जाएगा p/7q. 7 इधर चला जाएगा. ये मेरा रैशनल नंबर हो गया, ये मेरा इर्रेशनल नंबर हो गया, और फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई एंड डन. नेक्स्ट पार्ट में 6 + √2. तो इसमें जो √2 है ये इर्रेशनल नंबर है, ये हमें पता है, ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे. हम एज्यूम कर लेंगे सबसे पहले कि लेट्स एज्यूम कि ये जो पूरा नंबर है ये एक रैशनल नंबर है, तो ये p/q की फॉर्म का आ जाएगा. ठीक है, √2 को इधर रख दो और p/q 6 को उधर लेके माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, p - 6q डिवाइडेड बाय q, ये √2 के बराबर. ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर हो जाएगा. कैसे, p इंटीजर, 6 इंटीजर, q इंटीजर. अब इंटीजर्स को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो या सब्ट्रैक्ट करो तो रिजल्ट हमेशा क्या रहता है, इंटीजर. नीचे पहले ही मेरे पास इंटीजर है, तो ऊपर इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर 0 भी नहीं है, तो ये रैशनल नंबर हो गया इस तरफ. और ये मुझे पता है कि ये इर्रेशनल नंबर होता है. फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो इसका मतलब हमने जो एजम्पशन ली कि ये रैशनल नंबर है, वो एजम्पशन गलत है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है ये इर्रेशनल नंबर है. So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.